गरीब सास बहू का घास का फ्रिज। कविता के दोनों बच्चे सोनी और बंटी खाना बनने का इंतजार कर रहे होते हैं। माँ, खाना बनने में और कितनी देर लगेगी? बस बन गया बंटी। ये कहकर कविता अपने दोनों बच्चों को एक पत्तों के बने डोंगे में खाना डालकर देती है। खाने में रोटी और चटनी देखकर कविता के दोनों बच्चे चिढ़ जाते हैं। ये क्या माँ, आज फिर से आपने रोज की तरह ये रूखी सूखी रोटी और इतनी थोड़ी सी चटनी दी है। रोज रोज ये घास फूस खाकर हम पक चुके हैं, हमें ये खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कहते बच्चों, तुम्हें नहीं पता, मगर इस 2 वक्त की रोटी के लिए मैं और तुम्हारी दादी माँ बहुत मेहनत करती हैं। हमें आपका लेक्चर नहीं सुनना। यह रूखी सूखी चटनी रोटी खाने से बढ़िया हम पानी पीकर ही सो जाएंगे। बंटी खाने की थाली को झटकते हुए उठकर मटकी से 1 गिलास पानी निकालता है, मगर जैसे ही बंटी पानी पीता है तो पानी बहुत ही गर्म होता है, जिससे गुस्से में वो पानी का गिलास फेंक कर कहता है, पता नहीं किन गरीबों के घर में पैदा हो गए हम। इस तारकोल के घर में इस गर्मी में हम बच्चों को आलू की तरह उबलना पड़ता है, और ना तो यहाँ हमें हमारी मनपसंद का खाना मिलता है और ना ठंडा पानी। जब आप हम दोनों भाई बहन को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी तो क्यों पैदा किया हमें? बोलो बोलो माँ, बोलो। ऐसा कहते हुए बंटी अपनी गरीब माँ कविता को झकझोरने लगता है। अपने बच्चों की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर गरीब कविता की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो बंटी को एक थप्पड़ मार देती है। ठीक कहा तूने बंटी, मुझे तुझे पैदा करना ही नहीं चाहिए था। इतने में कविता की सास गोमती बीच में आ जाती है। कविता बहू, क्या हो गया है तुझे? बंटी अभी बच्चा है, नादान है, और हम इस गरीबी में बेचारे इन मासूमों को रूखी सूखी रोटी के सिवा देते ही क्या है? तो आप ही बताइए माँ जी, कहाँ से पूरी करूँ मैं इनकी फ्रिज की जिद? हमारे पास ठीक से 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तो पैसे नहीं, महंगा फ्रिज कहाँ से लाएंगे? बहू, हल ढूंढने से मिलता है, ऐसे परेशान होने से नहीं। अब चुप हो जा। असल में रमेश की बुरी आदतों की वजह से इन सास बहू और उनके परिवार को इस तरह से गरीबी में जिंदगी जीनी पड़ रही थी, क्योंकि कविता का पति रमेश 1 नंबर का शराबी था और सट्टेबाज भी था, जिसने दारू के लिए अपना घर बार सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उसकी गलती के कारण घर वालों को अपना घर बार छोड़कर बेघर होना पड़ा और कई दिनों तक सड़क पर भूखे प्यासे इधर से उधर भटकने के बाद उन सास बहू ने सड़क बनने के काम करके अपने भूखे परिवार को रोटी खिलाई और फुटपाथ पर ही तारकोल से एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी, जहां थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा जंगल है, जहां से गरीब सास बहू कड़ी मेहनत से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बाहर कड़ी धूप में बेच कर आती हैं। माँ जी देखिए ना, कुछ दिनों पहले तक इस पेड़ पर रातनानी के कितने सारे फूल खिलते थे, मगर अब ये पेड़ सूख गया है। फिर दोनों सास बहू उस पेड़ में पानी डालती हैं। तभी गोमती एक गरीब परिवार को घास इकट्ठा करते देखती है और उनके पास जाकर पूछती है, अरे भाई साहब, आप ये घास गाय को खिलाने के लिए काट रहे हैं? नहीं बहन जी, हमारे गांव में बहुत जोरों से बारिश पड़ी है, उसमें हम गरीबों का घर ढह गई। इतने पैसे तो है नहीं जो ईंट सीमेंट खरीद कर घर बनाए, इसलिए घर बनाने के लिए घास इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद सभी घास लेकर चले जाते हैं और कविता अपनी सास से कहती है, माँ जी, जब एक गरीब का परिवार इस घास से घर बना सकती है तो क्या ये गरीब माँ अपने बच्चों के लिए इस घास से फ्रिज नहीं बना सकती? गोमती को अपनी बहू का ये ख्याल बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों सास बहू जंगल से ढेर सारी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी करके उन्हें घर लाती हैं और कड़ी धूप में आंगन में ही घास का फ्रिज बनाना शुरू कर देती हैं। माँ जी, अपने घास के फ्रिज को टिकाऊ बनाने के लिए हमें इस मजबूत लकड़ी से फ्रिज का ढांचा तैयार करना होगा। ठीक है बहू, चल। गरीब सास बहू पूरी मेहनत से लकड़ी से फ्रिज का ढांचा तैयार करने लगती हैं, जिसे बनाने में शाम ढल जाती है। अगले दिन वो लेई बनाकर उसे फ्रिज के चारों तरफ घास लगाती हैं और फिर गरीब बहू अपने दिमाग से घास के बनाए फ्रिज में बिजली सेट कर देती है। घास का बना फ्रिज देखकर दोनों बच्चे उम्मीद लगाकर कहते हैं, माँ, क्या सचमुच में ये घास का बना फ्रिज चलेगा? हाँ बच्चों। फिर तो हमें फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिलेगा। इतने में कविता का पति रमेश लड़खड़ाते हुए घर आता है और घास का फ्रिज देखकर कहता है, मोमबत्ती कैसी है रे तू, और तुम दोनों छोटा पैकेट, इधर आओ। हमें आपके पास नहीं आना है पिताजी, आपके मुंह से शराब की गंदी बदबू आती है। तुम्हारी माँ का मगरमच्छ साले चिरकुट बाप को गंदा बोलता है।
गुस्से में आकर रमेश गरीब सास बहू का बनाया घास का फ्रिज तोड़ फोड़ कर चला जाता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे बहुत रोते हैं और बिना खाना खाए ही सो जाते हैं। मगर आधी रात को उनके तारकोल का घर बर्फ के जैसे ठंडा हो जाता है, जिससे बंटी और सोनी की आंखें खुलती हैं और उनका घास का फ्रिज एकदम सही सलामत होता है। उठो माँ, उठो दादी, माँ, बुआ, आप भी उठो। हमारा घास का टूटा हुआ फ्रिज एकदम ठीक हो गया है और वो चल भी रहा है। मगर ये हुआ कैसे बहू? कहीं तूने तो फिर से इस घास के फ्रिज को नहीं बनाया है? नहीं माँ जी। बंटी आगे आकर जल्दी से घास के फ्रिज का दरवाज़ा खोलता है। फ्रिज की हर एक शेल्फ फल, पेस्ट्री, जूस, आइसक्रीम से भरी हुई होती है। तभी घास के फ्रिज से एक आवाज़ आती है। घबराओ नहीं, दरअसल तुम दोनों सास बहू को नहीं पता कि तुमने जिस घास से ये फ्रिज बनाया है वो जादुई घास है। इसलिए ये फ्रिज बिना बिजली और सौर ऊर्जा के चल सकता है। और इतना ही नहीं, तुम जो भी खाना चाहोगे ये जादुई घास का फ्रिज तुम्हें वो देगा। ये सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। बंटी, चल इस जादुई घास के फ्रिज को आजमाते हैं कि ये हमारी फरमाइश सच में पूरी करता है कि नहीं। ए जादुई घास के फ्रिज, मुझे ठंडा ठंडा मिल्क शेक पीना है। अचानक से जादुई घास के फ्रिज में ठंडे मिल्क शेक से भरी बोतल आ जाती है। फिर बंटी कहता है, अच्छा मेरे जादुई घास के फ्रिज, अब मुझे जल्दी से टूटी फ्रूटी केक चाहिए। एकाएक घास का फ्रिज बंटी की भी फरमाइश पूरी कर देता है। बच्चों के खिले हुए चेहरे देखकर गरीब सास बहू बहुत खुश होती हैं और अब उस गरीब के घर में खुशी आ जाती है। मगर फिर एक दिन सरकारी आदमी वहां आकर उन गरीब सास बहू पर धौंस जमाते हैं। देखो, हम सरकार की तरफ से आए हैं। तुम इस तरह से इस फुटपाथ पर नहीं रह सकते। तुम्हें ये जगह खाली करनी है। मगर इस तारकोल के घर के अलावा हम गरीबों के पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं। भगवान के लिए हम पर तरस खाओ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चला दो बुलडोजर इनकी झोपड़ी पर। इसके बाद गरीब सास बहू अपना सारा सामान लेकर सड़क किनारे बैठ जाती हैं। पता नहीं ऊपर वाला बार बार हम गरीब सास बहू और हमारे परिवार के सर से छत छीनकर हमको बेघर क्यों कर रहा है। माँ जी, भगवान जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। शायद इस फुटपाथ से हम बेघर इसलिए हुए हैं ताकि हम जादुई घास से एक अच्छा और बड़ा घर बना सके। एक बार फिर दोनों गरीब सास बहू जादुई घास का घर बनाती हैं, जिसमें कविता की ननंद गौरी और बच्चे भी उनकी मदद करते हैं और उनका घास का घर सुंदर तैयार हो जाता है। जिसके बाद बहू घास की मजबूत खटिया, घास का कालीन और पत्तों के कपड़े भी बनाती है और घास के उस घर में सबसे अनोखा सास बहू का बनाया घास का फ्रिज था। माँ और भाभी, आप दोनों की मेहनत से हमारी जिंदगी बदल गई। अब हमारे पास अच्छा बड़ा घर है और फ्रिज भी है। अचानक से बहुत ही जोरों से बारिश शुरू हो जाती है और गोमती बारिश देखकर कहती है, अब क्या होगा बहू? इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही है, कहीं हमारा बनाया घास का घर टूट न जाए। कई घंटों तक भी तेज तूफानी बारिश होती रहती है, मगर सास बहू के बनाए घास के घर पर बारिश की एक बूंद तक का कोई असर नहीं होता। ना तो उनका घर भीगता है और ना ही कहीं से भी छत टपकती है। इसीलिए क्योंकि वो घास के फ्रिज की तरह जादुई घास से बना घर था। कुछ दिनों बाद दोनों सास बहू जादुई घास के फ्रिज की मदद से एक बेकरी की दुकान खोल लेती हैं और 2 वक्त की रोटी कमाने के साथ वहां टूटे मन से उम्मीद लगाए आने वाले गरीब लोगों को जूस, पेस्ट्री, चॉकलेट खिलाती हैं। किसी भी लड़की के लिए उसकी शादी का दिन उसके जीवन में सबसे ज्यादा खास होता है, जिसकी सबसे ज्यादा खास उसकी शादी का जोड़ा होता है। हर लड़की अपनी शादी में अपना मनपसंद जोड़ा पहनना चाहती है, लेकिन प्रिया अपनी शादी में किसी महंगे जोड़े को पहनने की बजाय पत्तों से बना हुआ शादी का जोड़ा पहनती है और इस जोड़े को पहनकर वो बहुत खुश होती है। मेरी बेटी इस जोड़े में कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज तेरी शादी हो रही है। माँ, अब बस भी करो। अब फिर इमोशनल हो गई। मेरी शादी हो रही है, मैं देश छोड़कर नहीं जा रही हूँ। माँ, आपने जो ये पत्तू का गाउन बनाया है कितना सुंदर लग रहा है। हाँ माँ, देखो ये गाउन कितना सुंदर लग रहा है। सब लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ कर रही हैं। वो तो करेंगे ही ना, मेरी बेटियां जो इतनी सुंदर हैं। मेरी बेटियों पर तो हर एक चीज अच्छी लगती है, चाहे वो कोई महंगा कपड़ा हो या पत्तों का जोड़ा हो। लता अपनी बेटी प्रिया को खुद अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। लता का घर बहुत बड़ा होता है और लता काफी अमीर भी होती है, लेकिन इन सब के बावजूद भी लता की बेटियों ने
पत्तों का जोड़ा पहना हुआ था। लेकिन आखिरकार क्यों? इसे जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज इस बुढ़िया को खाना मिलेगा भी या नहीं? कब से खाने का इंतजार कर रही हूँ। ये लीजिए माँ जी खाना। मुन्नी को दूध पिला रही थी, इसीलिए खाना देने में देरी हो गई। थोड़ी देर रुक कर दूध पिला देती तो तेरी बच्ची मर नहीं जाती। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मैं तुझे इस घर की बहू बना कर ले आई। अरे सोचा था इकलौती बेटी है तो माँ बाप शादी में अच्छा खासा दहेज देंगे, लेकिन नहीं, तेरे माँ बाप ने तुझे बस इस सिलाई मशीन के साथ भेज दिया। माँ जी आप क्यों हमेशा मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती हैं? इसमें मेरी क्या गलती? गलती है। शादी के बाद सोचा था कि दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ, कम से कम पोते का सुख तो देगी, लेकिन नहीं, 3 बेटियों को जन्म देकर बैठी है। अब इनकी शादी का दहेज कौन देगा? तेरा बाप। अगर इस बार तूने मुझे पोते का सुख नहीं दिया तो तेरा इस घर में रहना मैं हराम कर दूंगी, समझी? सरला अपनी बहू लता को उसकी गरीबी की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लता ने अभी तक 3 बेटियों को जन्म दिया था, जिसके चलते सरला लता से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। वहीं लता गर्भवती होती है और अपने चौथे बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ऐसे ही समय बीतता है और लता अपने चौथे बच्चे को जन्म देती है, और इस बार भी लता को लड़की ही होती है। देखो लता, हमारी बिटिया कितनी प्यारी है, ये तो पूरी तुम पर गई है। अंधा हो गया है तू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तेरी पत्नी एक के बाद एक बेटी को जन्म दे रही है, इनकी शादी का खर्चा कहाँ से लेकर आएगा तू? माँ बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कैसी लक्ष्मी जो लक्ष्मी लाने के बजाय लक्ष्मी को लेकर जाए? सरला की बात सुन लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरला अपनी पोती को देखे बिना ही वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है, लेकिन सरला का बर्ताव लता और उसकी 4 बेटियों के लिए बिल्कुल भी नहीं बदलता। ऐसे ही एक दिन, सरला, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और माँ की बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। मैं जल्द ही काम खत्म करके वापस आ जाऊंगा। आप फिक्र मत करिए, आप जाइए आराम से। मोहन अपने दोस्त के साथ किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा होता है कि तभी अचानक मोहन के दोस्त की गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उनकी जान चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तूने क्या कर दिया? अब मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं किसके सहारे रहूंगी? बस कर अपना ये ढोंगीपन। पहले तो बिना दहेज के आई, 4 बेटियों को जन्म दिया और अब मेरे बेटे को खा गई। सरला अपने बेटे मोहन की मौत का जिम्मेदार लता को ही मान रही थी, जिसके चलते वो लता को बहुत खरी खोटी सुनाती है कि तभी अचानक लता को चक्कर आ जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। डॉक्टर के चेक करने पर पता चलता है कि लता गर्भवती है। अगर इस बार तूने बेटी को जन्म दिया तो तेरे और तेरी बेटियों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। सरला की बात सुनकर लता घबरा जाती है और पूरे 9 महीने लगातार भगवान की पूजा करती है कि उसको बेटा हो, लेकिन नसीब का लिखा कौन बदल सकता है। लता इस बार भी बेटी को ही जन्म देती है, जिसे देख सरला का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब बहुत हो गया, अब इस घर में तो नहीं रह सकती तू, निकल जा अभी के अभी अपनी इस मनहूस बेटियों को लेकर, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो। माँ जी मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी बेटियाँ अभी बहुत छोटी हैं, भगवान के लिए हम पर रहम कीजिए। जा रही है यहाँ, या फिर तुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। लता और उसकी 5 बेटियां रो रही होती हैं, लेकिन ये सब देखकर भी सरला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है, जहाँ सरला उन्हें एक जोड़ी कपड़े भी नहीं देती है। सिर्फ लता को उसके दहेज में लाई हुई एक सिलाई की मशीन उठाकर उसके पैरों के पास फेंक देती है, जिसके बाद लता उस सिलाई की मशीन को उठाकर अपनी 5 बेटियों को लेकर वहां से रोती हुई चली जाती है। लता को एक टूटी हुई झोपड़ी सी दिखाई पड़ती है और लता अपनी 5 बेटियों के साथ उस झोपड़ी में चली जाती है। माँ, अब से हम यहाँ रहेंगे, ये हमारा नया घर है। हाँ बच्चों, ये हमारा नया घर है, अब से हम सभी लोग यहीं रहेंगे। माँ बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अपने बच्चों की बात सुनकर लता को एहसास होता है कि उसे अपना घर गुजारा चलाने के लिए कहीं ना कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, जिसके चलते लता काम ढूंढने की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद लता को आखिरकार एक बगीचे की देखभाल का काम मिल जाता है
और लता को जो भी पैसे मिलते हैं उन पैसों से लता अपनी और अपनी बेटियों का गुजारा चलाती है। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माँ, कितना समय हो गया, हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से हम सब इन्हीं एक जोड़े कपड़े में रह गए हैं। देखो ना, मेरी फ्रॉक भी फट गई है। माँ, तुम हमें नए कपड़े दिलाओ ना, सारे बच्चे हमारे इन कपड़ों को देखकर हमारा मजाक उड़ाते हैं। अपनी बेटियों की बात सुन लता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो बिना कुछ कहे अपने काम पर चली जाती है और बगीचे में जाकर बैठ जाती है और बगीचे के फूल पत्तों को देखने लगती है कि तभी पत्तों को देखकर लता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चुपके से बगीचे के बहुत सारे पत्तों को तोड़ती है और उन पत्तों को ले जाकर अपनी सिलाई मशीन से एक एक पत्तों को आपस में जोड़कर अपनी बेटियों के लिए उन पत्तों से कपड़े बनाती है और अपनी 5 बेटियों को दे देती है। जब लता की बेटियां उन पत्तों से बनी ड्रेस को पहनकर बाहर निकलती हैं तो हर कोई सिर्फ उन्हें ही देख रहा होता है। अरे वाह, ये पत्तों के कपड़े तो काफी सुंदर लग रहे हैं। मैंने आज से पहले पत्तों के कपड़े कभी नहीं देखे। ये कपड़े हमारी माँ ने बनाए, इसीलिए सुंदर है ना? बहुत सुंदर है रानी, क्यों ना हम भी इनकी माँ के पास जाकर पत्तों के कपड़े बनवाएं, ये देखने में बहुत सुंदर हैं। जिसके बाद लता की दोनों पड़ोसन लता के पास आती हैं और उसके बनाए हुए पत्तों के कपड़ों की तारीफ करते हुए अपने लिए भी पत्तों के कपड़े बनवाती हैं। अब लता अपने पत्तों के कपड़े बनाने के लिए काफ़ी फेमस हो जाती है। धीरे धीरे लता लोगों के लिए पत्तों के कपड़े बनाना शुरू कर देती है, जिससे लता की अच्छी खासी कमाई होने लगती है। उन पैसों से लता एक बहुत बड़ी कपड़ों की दुकान भी खोल लेती है, जिससे वो अलग अलग तरह के पत्तों के ड्रेस बनाकर बेचती है। ऐसे ही समय गुजरता है और वो समय आ जाता है जिस दिन लता की बेटी की शादी होती है। वो पल काफ़ी मुश्किलों से भरे थे, लेकिन भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक हो गया। थोड़ी ही देर में बारात आती है और लता की बेटी प्रिया की शादी हो जाती है। शादी के बाद लता और उसकी 4 बेटियां प्रिया को नम आंखों से विदा करती हैं।